नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमारे चैनल का एपिसोड चल रहा है, आगामी विधानसभा का माहौल पूरे महाराष्ट्र राज्य में घूम रहा है। उसी प्रकार आज हमारे चैनल के साथ खास बातचीत करने के लिए श्री माननीय राजकुमार जी बडोले उपस्थित है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या बताओगे, अभी आगामी विधानसभा के चुनाव है, आपके अर्जुनी मोरगांव जो क्षेत्र है, क्या स्थिति है, क्या वातावरण? अर्जुनी मुरगांव विधानसभा क्षेत्र में अच्छी स्थिति है, लोगों से संपर्क है। पिछले बार 718 मत कम पड़े थे, बावजूद इसके हम लोग लोगों से जुड़े हैं, लोगों के काम करते हैं। आज हम आमदार नहीं है, तो भी लोगों से संपर्क होने के कारण अच्छी परिस्थिति है, अच्छी स्थिति है। और निश्चित ही आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव है, इसमें हम भारतीय जनता पक्ष की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आगामी लोकसभा के चुनाव हुए, वहां पर जो है बीजेपी पक्ष ने 400 पार का नारा दिया था। और मैं आपसे ये सवाल इसलिए करना चाहूंगा कि आप भी बीजेपी पक्ष से बिलोंग करते हो, तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा कुछ प्लानिंग है क्या, ऐसे कुछ नारा देने की, या ऐसी कुछ प्लानिंग है क्या? नहीं, नारा तो अभी तो कोई ऐसा कुछ नारा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं अभी शुरू की। मुख्यमंत्री माझी बहन लाडकी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ क्षेत्र दर्शन योजना है, मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ वाली योजना। तो इन सब योजना जो है, तो यहाँ की बहुत सारी बहनाएं, हमारे बहुत सारे युवा साथी और जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक है, इनको योजनाओं का बहुत बड़े पैमाने पे लाभ मिलेगा, फायदा होगा। और निश्चित ही उस कारण एक सकारात्मक माहौल पूरे महाराष्ट्र में निर्माण हो रहा है, और उसका फायदा निश्चित ही भारतीय जनता पक्ष को यहाँ पे और महायुति की सरकार को होगा, महायुति के जितने लोग हैं। अच्छा, अगर जनता आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो आपने विकास के लिए क्या सोचा है? जनता ने 2009 से 2014 तक हमको जिस तरीके से चुन के दिया, और मुझे लगता है कि हमने जनता ने जो जो काम बताया वो काम करने का भरपूर प्रयास किया। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात हो, तो महाराष्ट्र में हमने सामाजिक न्याय मंत्री रहते हुए ओबीसी का जो हमारा मंत्रालय है वो अलग करने का काम किया, उनकी क्रीमिलियर बढ़ाने का काम किया। लंदन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मकान खरीदने का हो, हिंदू मिल का हो, या तो फिर जिन भूमिहीन लोग हैं उन भूमिहीन लोगों को जमीन देने का जो मसला हो, उसमें सुधार करने का काम किया। उसी प्रकार हमने बड़े पैमाने पे रमाई आवास योजना की घरकुल यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में दी, और जहाँ जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी का कार्य था उन सभी स्थलों का विकास, उसमें दीक्षा भूमि से लेकर सभी जगह, मंडनगढ़ से सभी जगह महापुरुषों का, सिर्फ बाबा साहब का ही नहीं, तो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे, इन सभी के स्थलों का निर्माण का काम भी हमने उस समय किया। गोंदिया जिले की अगर बात है, तो गोंदिया जिले को बहुत दिनों के बाद में उस जिले का पालक मंत्री मिला, बराबर हमने सारस महोत्सव चलाए। बड़े पैमाने पे जो रास्तों का जो विषय था, क्योंकि उसके पहले की परिस्थिति देखोगे तो रास्ते नहीं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पूरे गोंदिया जिले में रास्ते का जाल बिछाने का काम हो, यहाँ के तालाबों का जो मध्यम प्रकल्प होंगे, कल्पाती होंगी, झांसीनगर उपसा सिंचन योजना को बड़े पैमाने में निधि लाने के देने का काम है। तो ये सब काम किए। इतना ही नहीं तो जितने मालगुजारी तालाब है, मालगुजारी तालाबों की दुरुस्ती का काम। और अर्जुनी मुरगांव विधानसभा क्षेत्र में हमने MSSIDP अर्जुनी मुरगांव में लाने का काम किया। सड़क अर्जुनी में भी लाने का हमारा प्रयास था, यहाँ पे जगह नहीं मिली, कारण वो रैया भविष्य में वो भी करेंगे। और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पे रोजगारों के हमने यहाँ पे निरावे लिए, जिसका फायदा हुआ कि अभी हमारे भारत में भी लड़कियां एयर होस्टेस बन रही है, कई पदों पे जा रहे हैं। तो निश्चित ही एक सकारात्मक था माहौल निर्माण करने का काम किया, और जो लोगों ने जो हमको काम बताया, और फिर वो गांव का फिर समाज मंदिर का काम हो, गांव के मंदिर का काम हो, गांव के बुद्ध विहार का काम हो,
ऐसे जितने काम लोगों ने बताए वो सब काम प्रामाणिकपणे करने का काम सर हमने जनता किया। में ऐसी चर्चा चल रही है, शिक्षा तो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सर इसके पहले जो है न्यूज आए थे, पेपर में आया था कि जिला परिषद जो स्कूल्स है वो बंद किए जा रहे हैं, वहाँ जहाँ पर 20 से कम एडमिशन है वहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाएंगी। तो आपने शिक्षा के बारे में क्या सोचा है सर? नहीं, मूलतः कैसा है, ये जो विषय है तो हाँ। ये समझने की जरूरत है। जो राइट टू एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने, इसे केंद्र सरकार ने जो कहा किया, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। बरोबर। और सिर्फ शिक्षा नहीं मिलना चाहिए तो अच्छे तरीके की शिक्षा मिलना चाहिए, योग्य शिक्षा मिलना चाहिए, ऐसा सरकार का धोरण जो है उसमें कम से कम आपकी जो उपस्थिति है स्कूल की, उसमें मिनिमम एक स्कूल में 20 बच्चे रहना चाहिए। अब स्कूल अगर वो टिकाना है तो उसमें सबकी जवाबदारी आती है, वो शिक्षक की भी आती है, पालक की भी आती है, और गांव की जो समिति है उन सबकी जवाबदारी आती है। उसमें किसी एक का नहीं आता, जिला परिषद को नाम लेती है, किसी या किसी को नहीं। तो कैसा होता है कि ये स्कूल जो होते हैं तो गवर्नमेंट का आरटीई का नियम है उसमें कि 20 से ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। अब अच्छा। तो बीच में कैसा हो गया, कहीं जिला परिषद की स्कूलें जो टूट रही है उसका कारण ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे पहली कक्षा में 20 स्टूडेंट ही नहीं होते। हाँ। तो वो अपने, फिर वो अगर स्टूडेंट टिकना है तो कैसे टिकेंगे, तो तुमको योग्य स्तर की शिक्षा देना पड़ेगा, बरोबर। वहाँ सब सुविधाएं देना पड़ेगा, बरोबर। उनको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, वो सबकी सामूहिक जवाबदारी है। और ये अगर करे, कई टीचर्स लोग बहुत अच्छे से स्कूल चलाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसके कारण स्कूल टिकती भी है। और जो स्कूल में अगर कहीं टिकती नहीं है, जहाँ स्ट्रेंथ कम होती है, जैसे ग्रामीण अंचल में जो बहुत ही रूरल बैकवर्डनेस में जो होती है तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ मिलती नहीं, तो बीच में गवर्नमेंट ने आरटीई के तहत वो स्कूलें जैसे उनको एक लेटर दिया था, तो हमने तुरंत ही माननीय शिक्षा मंत्री को एक निवेदन दिया था। उसके बाद में जिला परिषद के सीईओ को भी हमने बोला कि भाई ये अति दुर्गम क्षेत्र की स्कूलें हैं तो ये टूटना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, और इसलिए वो विषय बाद में बंद हो गया। इसलिए लेकिन जो स्कूल का विषय है तो अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, उस दृष्टि से जो केंद्र सरकार का राइट टू एजुकेशन का धोरण है उसी के अनुकूल वो स्कूलें चलती है, और उसके बाहर तो कुछ चलता नहीं। इसलिए स्कूल चलाना, उसको टिकाना, उसकी अच्छी शिक्षा, उसमें उसका दर्जा अच्छा हो, ये सब काम रखने की जवाबदारी हम सबकी जवाबदारी है। उसमें लोक प्रतिनिधि भी है, उसमें उस गांव के पालक और सबकी सामूहिक जवाबदारी है, इसलिए वो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। अच्छा सर, जो गोंदिया जिला है वह कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग किसानी करते हैं, लेकिन सर जनता में ऐसी चर्चा चल रही है कि किसानों को बहुत समस्या है, पानी की समस्या है। तो सर अगर आपको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो इन सब समस्याओं के बारे में क्या? जनता की समस्या छुड़ाने के लिए ही लोक प्रतिनिधि होता है। जिसको भी हम चुन के देते हैं उनका काम यह है कि उन्होंने किसानों के प्रश्न हो, आम लोगों के प्रश्न हो, उस प्रश्न को छुड़ाना चाहिए, उसका मसले हल निकालना चाहिए, और उनको न्याय दिलाने की भूमिका होनी चाहिए। हमारी ये हमेशा भूमिका रही है। 2009 के पहले की परिस्थिति अगर हम देखें तो 2009 के पहले हम लोग संजय गांधी और श्रावण बाढ़ योजना के लिए तालुका पे बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकालते थे। इतना ही नहीं तो कम से कम 5,000 से ज्यादा यहाँ पे सिर्फ किसानों के पेंडिंग ये थे, डिमांड भरे हुए थे, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिलते थे, बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे। हमारी 2000 में सरकार 2014 में आने के बाद में, और बावनकुळे साहब जब ऊर्जा मंत्री बने उसके बाद में हमने मैक्सिमम लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए, और उसके बाद में ऐसा परिणाम हुआ कि खरीद जितनी होती है उसके बराबर अभी रबी भी होने लगी। धान की फसल पहले इतनी नहीं होती थी, आप निकाल के देखो क्या 2009 में कितने धान होते थे रबी में, इतना नहीं होता था। वो डबल क्यों बढ़ा, हमने बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्शन दिए, इसलिए वो हुआ। बड़े पैमाने पे लोग दो दो फसलें लेने लगे। उसी के साथ में हम लोगों ने पहली बार सरकार के माध्यम से किसानों को बोनस देने का काम किया। पहले साल में हमने 200 दिया, बाद में 500 दिया, और ये हमारे कार्यकाल में हुआ है। इसलिए निश्चित ही जो किसानों के जो प्रश्न रहते हैं, उनके जो मूलभूत प्रश्न है वो सब छुड़ाने का काम सरकार करती है। पहले अगर आप देखोगे कांग्रेस की सरकार 2009 से 2014 तक थी, उस समय में धान लेके जाते थे,
सोसाइटी में लेके जाते थे, वहां बेचते थे और बेचने के बाद 3-3 महीने उनको पैसे भी नहीं मिलते थे। सरकार ने बाद में ऑनलाइन कर दिया और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि अभी बेचने के बाद महीने भर में उनके खाते पे डायरेक्ट पैसा है। तो सरकार ने तो बहुत कुछ कर ही रही है। उसके साथ में बावजूद उसको पानी के प्रश्न अगर किसानों को, जो हमने मालगुजारी तालाब का नूतनीकरण किया, तलपात्री होगा, इधर काशीनगर होगा, इसका भी केस हमने तलपात्री का पानी ला दिया, हमने पूरी कर दिए। तो ऐसे बहुत सारी जो मेजर तालाबों के काम है वो भी हमने किए। तो निश्चित ही किसानों के प्रश्नों को लेकर हम हमेशा जागरूक रहे और आने वाले दिनों में भी जो किसानों की समस्या है, जैसे वर्ग 2 की जमीन वर्ग 1 करने का, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था। हमारे यहाँ पे देवेंद्र जी आए थे, उस समय हमने उनको कहा था और उन्होंने मोदी अधिनियम में ये घोषणा की थी। तो बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। उसका हमने ये नहीं किया। पहले अगर आप देखोगे तो रास्ते का काम भी अगर देखेंगे तो आपको कोहमारा से लेके वर्षा तो आंगन रास्ते बराबर। हमने वो हाइब्रिड एन्युटी में उसको लिए 270 करोड़ रुपए उसको मंजूर किए, वो भी काम किए। तो काम तो निश्चित ही करते, जो काम हमारे सामने आते, अभी भी हम आमदार नहीं तो भी जो काम हमारे सामने आते वो पूरी करने का हम प्रयास करते। तो निश्चित ही जो हमारे लोगों की समस्या है, विशेष तौर पे इधर अगर देखें तो हमको जो लगता है कि यहाँ पे एक तो ये बहुत सारा 70% जो क्षेत्र है, ये इको सेंसिटिव जोन में पर्यावरण सदृश क्षेत्र में आता है, जो सेंसिटिव होता है। और इसमें एक तो इसमें टाइगर प्रोजेक्ट करवा दी। टाइगर प्रोजेक्ट करने हमने नहीं किया, ये तो पहले इसकी प्रोसेस हुई थी। मैं 2009 में जब आमदार था, उस समय में हमारी सरकार ने थी, उस समय में बहुत सारा क्षेत्र इन्होंने इको सेंसिटिव जोन में डाला, जिसके कारण यहाँ पे मेजर इंडस्ट्री आ नहीं सकती। बच्चों का जो विषय आता है बार बार, मेजर इंडस्ट्री, लेकिन भविष्य में हम लोग निश्चित ही, पिछले बार हमने यहाँ पे जो राइस क्लस्टर ये किया था, घोषणा भी उसकी हुई थी, तो राइस क्लस्टर हम लोग लाएंगे भविष्य में। और जो भी अभी बड़े पैमाने पे मक्का लगाते हैं लोग, उस भी इधर होता है, तो इस पे जो प्रोसेसिंग करने के यूनिट जो आ सकते हैं। और निश्चित ही अभी आने वाले दिनों में गोंदिया से लेके इधर हैदराबाद वगैरह जाने वाली बहुत सारी जो गाड़ियां होती है, ट्रेन है, तो यहाँ से ही जाएगी। तो निश्चित ही ये अर्जुनी मुर्गा और सड़क अर्जुनी, ये भविष्य में इंडस्ट्रियल जोन हो सकता है, बशर्ते वहां पे जो इको सेंसिटिव जोन का प्रॉब्लम है उसको निकाल के आने वाले दिनों में वहां पे भी कुछ इंडस्ट्री लाने का निश्चित काम करेंगे और हमारे जो युवा लड़के हैं उनको रोजगार के काम कर निश्चित करें। सर, अभी जो है इसके पहले लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें देखा गया कि मध्य प्रदेश में जो है पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के कोटे में गई। वहाँ चर्चा ऐसी चल रही है सर कि वो सब लाडली बहन योजना के कारण ऐसा हुआ। सर, तो उसी प्रकार अभी महाराष्ट्र में भी जो है लाडली बहन योजना शुरू की गई है, साथ ही अभी लाडला बहन योजना भी शुरू की गई। तो सर, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा फायदा हो सकता है? निश्चित ही उसका फायदा होगा। लाडली बहन योजना ही बहुत ही अच्छी योजना है और राज्य सरकार ने ये जो योजना बनाई, इसमें एक कुटुंब में, एक फैमिली में 2 लोगों को कम से कम उसमें फायदा दे सकते हैं। 1500 रुपए हमारी बहना को हर हफ्ते। अच्छा, मतलब अगर एक परिवार में 4 लेडीज है तो उनमें से only 2 को मिलेगा। 2 को वो मिलेगा। उम्र का जहाँ तक आधा पहले 60 साल का था, बराबर 65 साल किया गया। उत्पन्न का भी उसमें कुछ ज्यादातर रहा नहीं है, उसमें भी केसरी कार्ड या जो रेशन कार्ड है वो भी उसमें चल सकता है। तो वहाँ पे भी सब बहुत सारी जो स्थिति कर दिया थे, तो निश्चित ही लाडली बहना का एक बड़ा फायदा महाराष्ट्र में हम सबको होगा। सर, उसी प्रकार जो है ना, जनता में ऐसी भी चर्चा चलती है कि लाडली बहन योजना, इसका सर जो है इससे राजनीति से कुछ कनेक्शन है या आगामी विधानसभा चुनाव है इसलिए यह योजना लाई गई है? पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है कि लोगों के विकास के लिए पॉलिटिक्स किया जाता है। बरोबर। हमारी सरकार जो कर रही है तो लोगों को क्या भा सकता है, लोगों को उससे जो बेनिफिट मिल सकता है वो योजनाएं कर रही है। आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो रास्ते नहीं थे, बोनस तो कभी मिला नहीं, कभी पानी की व्यवस्था नहीं हुई। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव में पानी की व्यवस्था है। तो आखिर सरकार ने किसके लिए करना है? पहले 2 घर खुलाते थे, अभी 50-50 घर खुलाते हैं। तो सरकार का तो काम ही है एक्चुअली लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। और इसलिए जो योजना है ये यहाँ की महिलाओं का उत्थान करने के लिए लाडली बहन योजना है। हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो बड़े पैमाने पे 10वीं हुई है, 12वीं हुई है,
इनके लिए सरकार ने अभी जो योजना लाई, उनको 6,000 देने का, जो ITI या पदवी का है उनको 8,000 देने का, जो ग्रेजुएट है उसको 10,000 रुपए देने का। हम लोग बोलते थे ना पहले कि वो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, कई लोग बोलते थे। तो अगर किसी को कम से कम सरकार को उन लोगों को खड़ा करने के लिए, अभी वो कई लोग हमारे पास आते, ज्येष्ठ नागरिक रहते गाँव में, बैठे रहते बेचारे, उनको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से सर 30,000 आपको रुपए तक साथ ही बहुत सारी हमने योजना कुछ का युवाओं से बात किया सर, अभी हमारा चैनल का सर्वे भी चल रहा है सर। मतलब उनका ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं जो है ये योजना युवाओं को और बेरोजगार कर रही है। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि वो आलसी कर रही है, उनको 6,000 12,000 रुपये महीना दे। तो क्या कहना चाहूंगे सर? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है जनता का कंफ्यूजन दूर करें। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? पूरे दुनिया में आप जाओगे ना तो सब जगह पे जो अगर बेरोजगार है तो उसको भत्ता दिया जाता है। ये कोई हिंदुस्तान में पहली बार थोड़ी हो रहा है, भारत में कई जगह जाए जहाँ पे रोजगार नहीं होता हो तो उनका पॉकेट खर्च तो चलता है, उनके पास तो मोबाइल है, उनका रोज का खर्चा है, ये कहाँ चलेंगे? इसका किसी को तो मांग नहीं सकते। तो हालांकि जो एक्चुअल एक्टिव है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको ये करना है तो उसको तो सर्विस तो उसको जो भी काम है तो मिलता ही है। मतलब उनका ऐसा कहना था ये तो जो महायुति के जो लोग हैं ना, ये उनके बीच में कंफ्यूजन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी लाडली योजना में भी कंफ्यूजन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन लोगों को बहकाने की कोशिश। सरकार का मूल सिद्धांत है कि यहाँ का जो ज्येष्ठ है वो कहीं तीर्थ दर्शन को जिंदगी में जाने वो जाना चाहिए। हमारी बहना है जिनको निराधार भी कही होती है, उसको अगर लाभ नहीं मिलता तो ये 1,500 रुपए उसके रोज के मरा जिंदगी में उसको बाकी छोटी छोटी चीजें खरीदना पड़ता है उसका रोज का, तो उसके लिए। और ये युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी योजना है, इसलिए उसका कंफ्यूजन का विषय नहीं। जिस ये लेने से कोई उसको ये तो नहीं कहा गया है कि तू कोई नौकरी मत करे या फिर तू कोई अर्ज मत करे, ऐसी कोई बात नहीं सर। उसने तो निश्चित ही करना चाहिए ना। युवाओं का ऐसा कहना था सर कि ये जो है अभी कई ऑफिस में जाए, तहसील ऑफिस में जाए या कोई भी शासकीय कार्यालय में जाए तो वहां पर सर जो है कर्मचारी कम रहते हैं, जिससे लोगों की समस्या हल नहीं होती। उनका ऐसा कहना था सर कि ये योजना न लाते हुए एक भर्ती निकाली जाए और वहां पर उनको शिफ्ट किया जाए, उनको नौकरी दी जाए सर। सर और साथ ही उनका ऐसा कहना था कि अगर सर बाय द वे गवर्नमेंट चेंज होती है तो सर जो आने वाली गवर्नमेंट है वो योजना को बंद भी करवा सकती है। तो सर अगर उनको नौकरी मिली तो वहाँ परमानेंट उनके लाइफ टाइम रहेंगी, ऐसा कहना था सर। नहीं, लड़के तो अलग अलग बातें करेंगे, निश्चित ही सरकार तो करेगी। सरकार ने ये तो नहीं किया कि भाई हमको मरोड़ देंगे तो हम तुमको खटखटाहट में क्या बोलते हो, खटाखट 8,500 रुपए देंगे। ऐसा तो फुकट का वो कांग्रेस ने जो आश्वासन दिया इस तरीके से तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सरकार अभी ये सब जो योजना लाई इसका बेनिफिट देने वाली है। और जहां तक ये है तो देखो, हमारी सरकार ने महायुति के इसमें आपने रिकॉर्ड में लेके निकाले तो सबसे ज्यादा भर्तियां इस कार्यकाल में की है। इसके पहले का अगर देखोगे तो कोई भर्तियां नहीं हुई। यहाँ पे तलाठी से लेकर सब लोगों को, आंगनवाड़ी वालों को, सबको पेमेंट भी बढ़ा के दिए, उम्मीद वालों को पैसे दिए गए। सब योजना देखेंगे तो ये सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छे से हुआ है। ये जो युवा बच्चे हैं आज हमारे यहाँ पे, तो निश्चित ही इनकी जो समस्या है इनको जो लगता है वो भी होगा, लेकिन ये सब निश्चित ही आने वाली सरकार जब ये जो बच्चों का विचार है तो वो युवाओं का वो भी दृष्टिकोण रखा जाएगा। आज निश्चित ही ये जो हमारे बेरोजगार युवा है जिनके लिए ये बहुत अच्छी योजना सरकार ने लाई है, क्योंकि उन्हीं की डिमांड थी कि भाई हमारे भगीरथों को दिए तो हमारे लोगों को होना चाहिए। बराबर, इसलिए निश्चित ही अच्छी योजना है। यहाँ के जो अभी आमगांव देवरी विधानसभा के विधायक है, उन्होंने विधानसभा में मांग भी की थी कि जैसी लाडली बहना योजना लाए वैसी लाडका बहू योजना लाए। ठीक है वो, लेकिन वो योजना का लाभ निश्चित ही हमारे तरुणों को। सर मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अभी जो है आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? पूरे वोटर्स को क्या आह्वान करना चाहोगे? नहीं, जनता तो निश्चित ही, जनता बहुत होशियार है और बहुत समझदार है। वो निश्चित ही वो समझते हैं कि कौन अच्छा ये रहेगा, कौन हमारा विकास करेगा, कौन हमारे बुरे समय पे दौड़ के आएगा। और जनता प्रतिनिधित्व ऐसा ही चाहती है, इसलिए जनता को निश्चित ही मैं आह्वान करूंगा
कि पिछले 10 सालों में उन्होंने हमें बहुत अच्छे से साथ दिया, तीसरी बार भी उन्होंने साथ दिया। 718 ये कोई मतों का कोई ये नहीं होता है, तो गलती से हुआ और वो निश्चित ही प्रेम करते हैं, इसलिए उन सभी को मेरा एक नम्र निवेदन रहेगा कि आप आने वाले विधानसभा में फिर से राजकुमार बड़ोले इनको साथ दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मतों से चुन के लाएंगे। अच्छा साथियों, हमने जो है बडोले जी से बातचीत की है। इन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में हमें साथ दीजिए। साथ ही दर्शकों, मैंने इनसे सवाल किया है कि युवाओं के लिए, हमने युवाओं से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि यह सवाल इनसे करिए। हमने सवाल किया, इन्होंने बोला है कि जो है युवाओं के प्रश्न हम सॉल्व करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, देखना यह बाकी होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, यह देखने लायक रहेगा। तब तक के जुड़े रहिए और देखते रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क।